अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा जी, कल हमने क्वेश्चन पढ़ा था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, आज इस लेक्चर में मैंने आपको बताना है कि इस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट कैसे करना है, यानी कि इसकी जो हेडिंग है वो क्या मुमकिन हेडिंग्स होंगी और इसको आपने फिर रजिस्टर के ऊपर कैसे नोट करना है। कुछ हमने कल क्लास में भी डिस्कस की थी लेकिन कुछ रह गई थी। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन हमारा जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग के लिए आता है, वो क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपने न्यूटन्स के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को स्टेट करना है, यानी कि उसकी जो स्टेटमेंट है वो बतानी है और फिर उसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहली जो हेडिंग हम इसमें ऐड करेंगे वो है इंट्रोडक्शन, यानी कि आपने इसका इंट्रोडक्शन जो है वो लिखना है। इंट्रोडक्शन में आपने क्या बताना है कि न्यूटन्स ने जो इस यूनिवर्स के अंदर जो उसने, यानी कि वो फोर्स जो है उसने जिसके बारे में उसने अपनी एक थ्योरी दी थी, अपना एक नज़रिया दिया था, उसके बारे में हम बताएंगे। उस फोर्स को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक है, फिर इस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में उसने एक लॉ पेश किया। ठीक है, उसकी जो सेकंड हेडिंग आएगी वो आएगी स्टेटमेंट, यानी कि फर्स्ट हेडिंग बनेगी इंट्रोडक्शन, सेकंड हेडिंग बनेगी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपने बुक से जो है वो पिक करनी है, जो पिंक ब्लॉक के अंदर लिखी हुई है वो आपने सेम टू सेम आपने वो स्टेटमेंट जो है वो आपने लिखनी है। उसमें आपने ये पहले लाइन लिख लेनी है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने वो जो पिंक ब्लॉक में डेफिनेशन लिखी हुई है वो आपने लिखनी है। फिर इसके बाद सेकंड हेडिंग आएगी, थर्ड हेडिंग आएगी हमारी एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन जो है वो डेफिनेशन के बिल्कुल नीचे आपके पास पैराग्राफ है, कंसिडर टू बॉडीज़ ए एंड बी, यानी कि आपके पास दो मैसेज हैं, उसको आप M1 और M2 भी कह सकते हैं और A और B भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो आपने करनी है। यानी कि इसको मैं एक दफ़ा रीड कर देता हूँ और इसकी जो स्नैप्स हैं वो मैं आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है, आपने इसी के अकॉर्डिंग आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। कंसिडर टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मैसेज M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F with which two masses M1 and M2 separated by a distance d attracts each other एज शोन इन द फिगर। ये नीचे आपने इसकी डायग्राम बना ली, यानी कि सेम टू सेम आपने इसी तरह ही ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। अबाउट टू मैसेज अट्रैक्ट ईच अदर विद ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। फिर हम इस की जो हमने मैथमेटिकल फॉर्म डिस्कस की थी कि आपके पास ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है ये मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फिर हम इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करेंगे तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D स्केयर। फिर हम प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को ख़त्म करने के लिए एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं, वो कांस्टेंट जो है वो आपका कहलाता है यूनिवर्सल कांस्टेंट, और यहाँ पर इस यूनिवर्सल कांस्टेंट को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट आपकी हेडिंग आएगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये आपके पास वही कांस्टेंट है जो हमने इस इक्वेशन के अंदर यूज़ किया है। इसको हम G इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। इफ़ M1 एंड M2 अगर आपके पास ये M1 और M2 दोनों 1 kg की इक्वल हो और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर हो, तो फोर्स जो है वो आपके पास G की इक्वल होगी। यानी कि आपके पास ये जो फोर्स है अगर हम सब की वैल्यूज पुट कर दें तो ये आपके पास जो फोर्स है वो आपके पास G की वैल्यू के बिल्कुल इक्वल हो जाएगी। दस G इज़ अ फोर्स विच 1 kg ऑफ ऑब्जेक्ट exert to an other 1 kg object placed 1 meter away from it. In SI unit, the value of gravitational constant is 6.67 multiplied by 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kilogram square और इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर। यानी कि आपके पास जो G है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट इसीलिए कहलाता है क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो हर जगह पर एक जितनी होती है। इसके बाद G की वैल्यू जो है वो असरअंदाज होती है, यानी कि मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। यानी कि आपके पास जो G की वैल्यू है वो बहुत ही स्मॉल होती है, यानी कि नेक्स्ट हेडिंग आपके पास आएगी डिपेंडेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मैस। ठीक है, ये आपके पास ये यहाँ पर है ऑन मैस। ठीक है,
Due to small value of g and comparatively small mass, the gravitational force of attraction between different objects around us is very small, so we do not feel it. However, if the mass of one or both the object is very large, then we can observe the effect of gravitational force easily. जिस तरह अगर हम ज़मीन के मुकाबले में अपना जिस्म जो है उसको कंपेयर करें, तो ज़मीन जो है वो हमें कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, जबकि इसके ऊपर जो मुख्तलिफ दूसरे अजसाम हैं, क्योंकि उनके मैसेज बहुत स्मॉलर हैं, तो वो एक दूसरे को बहुत लेस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद हमारी लास्ट हेडिंग आपके पास यहाँ पर आएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ सिंस द मैस ऑफ अर्थ इज़ वेरी लार्ज। ये जो मैंने अभी बताया कि आपके पास जो ज़मीन का मैस है वो बहुत बड़ा है, इट अट्रैक्ट्स नियर बाय ऑब्जेक्ट विद अ सिग्निफिकेंट फोर्स, तो ये अपने नज़दीकी अजसाम को बहुत नुमायाँ ताकत से खींचती है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज़ द रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। और जो आपके पास किसी भी जिस्म का जो वेट होता है वो आपके पास उस फोर्स की इक्वल होता है जिस फोर्स से ज़मीन जो है वो किसी भी मैस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये हमने कल डिस्कस किया था कि किसी जिस्म का जो मैस है वो वेट के अंदर कब कन्वर्ट होता है, या हम उसको वेट के अंदर कब कंसिडर करते हैं, जब अर्थ ग्रेविटी या अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो उस यूनिट मैस के ऊपर अमल करती है, तो एज अ रिजल्ट उस ऑब्जेक्ट का वेट बन जाता है। यानी कि आप वेट की अलग से हेडिंग बनाकर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डेट्स इट फ्रॉम टूडेज लेक्चर। तो ये आपने सेम इसी तरह ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ तक अटैम्प्ट करना है। ठीक है, और इसमें ये जो डायग्राम बनी हुई है ये डायग्राम भी इसी जगह पर ही बनानी है। ठीक है, और सेम जो हेडिंग्स मैंने आपको बताई हैं इनको डिस्कस की है, बाकी मैं इनकी जो पिक्स हैं वो भी सेंड करता हूँ ताकि आप उधर से देख कर इसको ईज़िली जो है वो अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच।